नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे न केवल यूपी बल्कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। यह पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है। उद्घाटन समारोह हरदोई में आयोजित किया गया, जहां पीएम ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का महामार्ग बनेगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत इसकी कनेक्टिविटी है। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 जिलों से होकर गुजरता है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर में बनाई गई 3.5 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप रक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के भारी लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि 2017 से पहले यूपी में एक्सप्रेसवे का अभाव था, लेकिन आज ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अगली खबर है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में आज सुबह एक भयानक अग्निकांड हुआ। 11वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और ऊपर की 2 अन्य मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का गुबार इतना घना था कि पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बचाव दल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बिल्डिंग में फंसे 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें एक विशेष मामला उस बुजुर्ग का रहा जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उन्हें अग्निशमन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित नीचे उतारा। प्रारंभिक जांच में आग का कारण एयर कंडीशनर एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना ने एनसीआर की हाईराइज इमारतों में फायर ऑडिट की पोल खोल दी है। निवासियों का आरोप है कि बिल्डिंग के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ने समय पर काम नहीं किया। प्रशासन ने अब जिले की सभी बड़ी सोसाइटियों की फायर सेफ्टी जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय में 8,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ये निर्णय आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इसके क्रियान्वयन के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। शिक्षा मित्र लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। सरकार के इस कदम को उनके संघर्ष की जीत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कुछ शिक्षा मित्र संगठनों का कहना है कि वे अभी भी पूर्ण नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इस वेतन वृद्धि ने वर्तमान आर्थिक मंदी और महंगाई के दौर में उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है। जिलों में बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि अप्रैल महीने का वेतन नई दरों के साथ ही जारी किया जाए। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन उत्सव जैसा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि सरकार जल्द ही 1 लाख नए पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें नागरिक पुलिस के साथ साथ पीएस, बड़ी ईपीएससी, फायरमैन और विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के पद शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से अब तक 1.5 लाख से अधिक पुलिस भर्तियां बिना किसी भेदभाव के पूरी की गई हैं और आगामी भर्ती भी इसी पारदर्शिता के साथ होगी। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी को अगले 6 महीनों के भीतर परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीएट संपन्न कराने का लक्ष्य दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने से न केवल कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। भर्ती में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मौसम में आज जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिला। दोपहर तक जहां आधा उत्तर प्रदेश भीषण लू हीटवेव की चपेट में था, वहीं शाम होते होते पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रयागराज और बांदा में आज का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि शाम 4 बजे के आसपास मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ के कुछ हिस्सों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली।
इसके बाद हुई हल्की बूंदाबांदी ने तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। किसानों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि तेज हवाओं से फलों, विशेषकर आम की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने लोगों को आंधी के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। अगली खबर है कि गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। अब नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 12:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दोपहर 1 बजे के बाद धूप इतनी तेज हो जाती है कि स्कूली बसों और वैन में बच्चों का बैठना असुरक्षित हो रहा था। कई स्कूलों से बच्चों के बेहोश होने और डिहाइड्रेशन की खबरें आ रही थीं। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल दोपहर 1 बजे के बाद अतिरिक्त कक्षाएं या खेल गतिविधियां आयोजित नहीं करेगा। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्लासरूम में कूलिंग की उचित व्यवस्था करें और बच्चों को पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि लू के कारण बच्चों के बीमार होने का खतरा लगातार बढ़ रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने भी स्कूलों को सलाह दी है कि वे फर्स्ट एड किट में ग्लूकोज और ओआरएस के पैकेट अनिवार्य रूप से रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लंका स्थित बीएचयू गेट से शुरू होकर गोदौलिया और दशाश्वमेध घाट तक करीब 14 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया गया। इस पूरे रास्ते में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़े थे। लोगों ने छतों से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की और हर हर महादेव के जय घोष से पूरी काशी गूंज उठी। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। वहां उन्होंने करीब 45 मिनट तक विशेष अनुष्ठान और आरती में भाग लिया। इस रोड शो का उद्देश्य आगामी विकास परियोजनाओं का जायजा लेना और जनता से सीधा संवाद करना था। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि काशी का स्नेह हमेशा मुझे अभिभूत कर देता है। इस दौरान उन्होंने मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार कार्य और नमो घाट के विस्तार की भी समीक्षा की। सुरक्षा के लिहाज से 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और एनएसजी की टीमें तैनात की गई थीं। अगली खबर है कि गाजीपुर में हुई हालिया हिंसक घटना के बाद आज वहां का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी पूरी तरह सतर्क है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस मामले की निगरानी की और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिए कि इस कांड में शामिल एक उपद्रवी को चिन्हित कर उनके खिलाफ रासुका एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पीएसी की 10 कंपनियां तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को अगले 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है, ताकि सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक खबर न फैले। विपक्षी दलों ने भी शांति की अपील की है, हालांकि उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस केस की सुनवाई होगी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।